बच्चा लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जब भी पेनल्टी डिसाइड होती है तो पेनल्टी डिसाइड करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। 3 फैक्टर कंसीडर करते हैं। पहला क्या बच्चा? अनफेयर गेन। ये गेन किसने किया होगा? वो डिफॉल्टर कंपनी हो सकती है जिसने ये फायदा उठाया होगा, तो भैया उस पर पेनल्टी लगाई जा रही है, तो देखेंगे कितना गेन हुआ। दूसरा क्या बच्चा? उस कंपनी ने सामने वाले को, जो वो डिफॉल्टर है, उसके गलत काम से क्या लॉस हुआ है। हाँ ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है बच्चा? कंपनी होती है ना। स्टॉक एक्सचेंज की बात है। मैं कह रही हूँ एनी पर्सन, है ना, जो भी पर्सन, डिफॉल्टर कोई भी सकता है। मैं कह रही हूँ सेबी के पास केवल स्टॉक एक्सचेंज का केस जाता है, नॉर्मल कंपनी का भी जा सकता है। रिलायंस कंपनी का मैटर के साथ बच्चा सेबी मैटर को सॉल्व कर रहा है, सैड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो एक्चुअल में झगड़े किसके हो सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, एक नॉर्मल कंपनी भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। चलो वापस। अगर पेनल्टी, जो भी इतनी डिटेल में पेनल्टी, बच्चा हमने तो ये तक पढ़ा था ना, पेनल्टी के लिस्ट में तो ब्रोकर भी था, तो ब्रोकर भी हो सकता है। पेनल्टी क्या डिसाइड हो रही है? इन्होंने कहा जिसको भी पेनल्टी लग रही है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कंपनी, चाहे वो ब्रोकर हो, कोई भी हो, एनी पर्सन, तो पेनल्टी डिसाइड करते वक्त क्या क्या कितना फायदा कमाया उस स्टॉक ब्रोकर ने, स्टॉक एक्सचेंज ने या कंपनी ने, सामने वाले को उस कारण से कितना लॉस हुआ, और बच्चा ये काम, वो डिफॉल्ट वाला काम कितने बार कर चुका है, तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि पेनल्टी क्या कितनी लगनी चाहिए। आप अगर नोटिस करोगे तो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज दी जाती है, तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज इसीलिए दी जाती है ताकि सामने वाला जज देखेगा कि भैया अगर ये सारी चीजें हैं तो ज्यादा से ज्यादा लगाएगा, नहीं है तो कम से कम लगाएगा। क्लियर है? चलिए डिटेल में पढ़ लिया था। नेक्स्ट बच्चा सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या है बच्चा? किसी को भी लग रहा है कि उसके अगेंस्ट केस स्टार्ट हो सकता है या फिर हो गया है, तो ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो वो सेटलमेंट की रिक्वेस्ट डाल सकता है। लेकिन सभी भी रिक्वेस्ट आई और सेटलमेंट कर देगा ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें देखेगा। नेचर देखेगा, किस टाइप का ऑफेंस, सीवियर खतरनाक बच्चा, आपने ऑफेंस किया होगा तो क्या मिल जाएगा? नहीं, नेचर देखा जाएगा, उसकी ग्रेविटी सीरियसनेस देखी जाएगी, उसका इंपैक्ट देखा जाएगा, तब जाके सही देगा। ठीक लगेगा तो देगा, अदरवाइज रिफ्यूज भी कर सकता है। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पेनल्टी नहीं दे पाए तो क्या होगी बच्चा? रिकवरी दूसरे तरीके से हो सकती है, अलग अलग रिकवरी के मोड से। मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा या फिर सेल, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा या फिर सेल। बैंक अकाउंट को बेच नहीं सकते तो बस अटैचमेंट होता है, मतलब सीज हो जाता है, गिरवी। अगर जरूरत लगी तो अरेस्ट तक हो जाएगा। और क्या लिखा है बच्चा? प्रॉपर्टी अगर बहुत सारी है तो एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है कि ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी को क्या करे? मैनेज करे। बच्चा होता क्या है, जरूरी नहीं है बेचे। आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे अटैच भी लिखा है और सेल भी लिखा है। अटैच मतलब अपने पास, अपने कंट्रोल में ले आएंगे, उनके पास सीज हो जाएगा। तो मान लो वो बच्चा कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हमें बेचना नहीं है, रेंट की कोई अमाउंट आता है, तो इसीलिए रिसीवर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, भैया तू मैनेज कर। रिसीवर को क्या बोला जाता है? भैया मैनेज कर। अगर इसका रेंट का अमाउंट सही, अगर हमारे पैसे रिकवर हो जाते तो उस तरीके से हम रिकवर करेंगे, कोई भी तरीका हो सकता है। क्लियर है? चलिए डिटेल में पढ़ लिया था, एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया था। अगर ट्रांसफर किया किसी एक पर्टिकुलर डेट के बाद तो वो प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया गया वो सब किसके पास आ जाएगा बच्चा? जो रिकवरी करने आया है, रिकवरी ऑफिसर। एक्चुअल में रिकवरी ऑफिसर होता कौन है बच्चा? सेबी बोर्ड का ही एक बंदा होता है जिसे पूरी पावर दी जाती है। बच्चा एक नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज था, इसमें साफ साफ लिखा था मान लो जिस बंदे के पास आप रिकवरी करने के लिए गए हो उस पर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस है, बहुत लोगों को उससे पैसा लेना है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? रिकवरी ऑफिसर को, एज पर सेक्रा। क्लियर है? पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कंटिन्यू प्रोसीडिंग। अगर केस स्टार्ट हो चुका है किसी एक बंदे पर, उसकी डेथ होगी, तो आगे कंटिन्यू कौन करेगा? जिसको उसका स्टेक मिलेगा। प्रॉपर्टी का उत्तरदायित्व उसकी फैमिली मेंबर, उसका बेटा, उसके घर वाले। तो बच्चा उनको बोला है भैया प्रॉपर्टी भी मिल रही है तो लाइबिलिटी भी मिलेगी, लेकिन लाइबिलिटी की क्या होगी बच्चा? लिमिट। ठीक है? पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन पेनल्टी के अलावा बहुत सारी चीजें लग जाएंगे। डिसऑर्जमेंट ऑर्डर क्या होता है? इलीगल गेन जो आपने लिया उसका एक ऑर्डर पास किया जाता है, ये मांगा जाएगा, रिफंड अमाउंट मांगा जाएगा, या फिर कोई ना कोई एक्शन। लेकिन उन्होंने कहा हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि पेनल्टी जिस पे लगाते हैं उसकी तो डेथ हो गई है, आप पे पेनल्टी नहीं लगी, लेकिन बाकी सारे पैसे आपसे मांगे जाएंगे। लेकिन ये लायबिलिटी लिमिटेड होगी उसकी, कितने तक के अमाउंट की? जितना प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफर हुआ है। ठीक है? चलिए पढ़ लिया था ये सब। फ्रेश टॉपिक। बच्चा एक हेडिंग दिख रही है, क्या लिखा है? क्रेडिटिंग सम रिलाइज बाय वे ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी का इतना सारा पैसा कहां जाएगा बच्चा? उन्होंने कहा भैया हमने एक अलग से अकाउंट बना के रखा है,
ठीक है, ये सारे पैसे किसके पास जाते हैं? सरकार के पास जाते हैं। ठीक है, साफ साफ बोल दिए भैया, ऑल सम रिलाइज बाय वे ऑफ पेनल्टीज। इतनी सारी पेनल्टीज पढ़ रहे हो, 1 लाख से बच्चा 1 करोड़, 5 लाख से कितना 25 करोड़, तो ये सारी अलग अलग पेनल्टीज है। पूरे लॉ फॉलो करने चाहिए, नहीं करोगे तो पेनल्टी। इतनी सारी पेनल्टी का अमाउंट कहां जाएगा? इन्होंने कहा भैया अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम बोले तो क्रेडिट करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। शॉर्टकट में क्या बोलूं? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें सारी पेनल्टी का पैसा जाएगा। अब बच्चा ये पैसा कहाँ लगाया जाता है? वो लोग डिसाइड करते हैं कि भैया इन्वेस्टर के लिए लगाएं। ठीक है, सेक्रा का स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट है, उसी को डेवलप करने के लिए लगाएं, तो वो उनकी सरकार की मर्जी। क्लियर है? चलिए, तो ये सिंपल पॉइंट था, ये समझ में आ गया। आ जाओ, फ्रेश टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेडिंग क्या लिखा है? अपील टू। पढ़ चुके हैं बच्चा? क्या पढ़ा था बताओ जरा। सबसे पहला केस जाता है कहां बच्चा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, RSC, शॉर्टकट में RSC। फुल फॉर्म क्या है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पहला केस जाता है बच्चा, अगर कंपनी दिक्कत में है तो पहले स्टॉक एक्सचेंज के साथ दिक्कत में आई है तो पहले उन्हीं के पास प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कहां जाएगी बच्चा? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेबी के नीचे ही रहता है ना, फिर सेबी। इन्होंने कहा केस सबसे पहले लोअर लेवल में जाता है। केस सबसे पहले कहां जाता है बच्चा? लोअर लेवल। अब बच्चा यहाँ पे केस गया, हम इनके ऑर्डर से खुश नहीं है, हम इनके ऑर्डर से खुश नहीं है, कहां जाएंगे इनकी शिकायत करने? फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। इनसे भी खुश नहीं है तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। ये बात हमें पता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या फिर बच्चा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर सेबी। लेकिन इन तीनों की बात करें तो सेबी सबसे ऊपर है, मालूम है ना? सेबी सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करने वाला कौन होता है? सेबी। अपनी ही रैंकिंग में से किसी एक को बोल देते ना भैया तुम काम से देखो। या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर बच्चा? खुश नहीं हो तो सैट, खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो कि तुम लोग पढ़ चुके हो सैट, तो एक प्रोसेस पढ़ी थी हमने, कितने दिन में जाना था? 15 दिन वाली बात याद है? क्यों जा रहे थे वहां पर बच्चा उस प्रोसेस में? ऑर्डर से खुश नहीं है। वहां पे एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर था, याद करो, जाओ कहां पढ़ा था जरा उसकी हेडिंग देखो। वेरी गुड, लिस्टिंग डीलिस्टिंग, 2 वर्ड पढ़ा था। हम क्यों खुश नहीं थे? हम इस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि इसने हमें लिस्ट नहीं किया या फिर डीलिस्ट कर दिया। 2 पॉइंट थे बच्चा, 2 पॉइंट थे। एक क्या था बच्चा? लिस्टिंग नहीं हुई हमारी, या फिर बच्चा लिस्टिंग हो चुकी थी, हम क्या हो चुके थे बच्चा? डीलिस्ट। लिस्ट होने के बाद हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानी तो डीलिस्ट। वापस 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 कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खुश नहीं है, सेट के पास जाएंगे कितने दिन के अंदर? किसने बोला 14? ठीक है, कितने दिन के अंदर? 15 डेज। बच्चा अगर 15 डेज में नहीं पहुंचे तो कुछ एक्सटेंशन था, 1 मंथ का एक्सटेंशन था, है ना? ये हमेशा 30 डेज ही बोलती है। कितने मंथ का एक्सटेंशन था? 1 मंथ का। क्लियर है? प्रोसेस याद है? चलो, सेट से खुश नहीं तो कहां जा रहे थे? कितने टाइम के अंदर? 60 डेज। वेरी गुड, एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आप जेन्युइन रीजन दोगे, दैट वाज सफिशिएंट कॉज दोगे। कितना मिल जाएगा? और 60 डेज। पढ़ा था ना? वेरी 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 गुड, प्रोसेस याद है? अब बच्चा प्रोसेस में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इन्होंने कहा अगर लिस्टिंग का प्रॉब्लम है या फिर बच्चा डीलिस्टिंग का प्रोसेस है तो आप कितने दिन में जाना? इसके अलावा दूसरे मैटर्स होंगे तो 45 डेज। इसके अलावा दूसरे मैटर्स होंगे तो कितने बच्चा? 45 डेज। बस ये बात याद रखनी। अगर लिस्ट नहीं हुए हो या फिर डीलिस्ट हो गए हो तो सैट के पास शिकायत करने जाओगे कितने दिन के अंदर? लिस्टिंग डीलिस्टिंग में 15 दिन। लेकिन दूसरे मैटर होंगे तो क्या याद रहेगा? बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। इन्होंने कहा भैया सेट के ऑर्डर से कुछ नहीं है, इसने ऑर्डर पास किया तो कितने दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? 60। मैंने कहा बस आपको 45 डेज याद रखना है और यहां 15, बाकी सारी चीजें सेम है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए 60 डेज, सफिशिएंट कॉज होगा तो फर्दर 60 डेज। क्या ये सिंपल प्रोसेस समझ में आई? वापस लिस्टिंग डीलिस्टिंग वाले केस में 15 दिन में पहुंचो। इसके अलावा बाकी जितने भी मैटर होंगे कितने दिन में? 45 डेज। 45 डेज मतलब 1.5 महीना। लेकिन 1.5 महीना याद नहीं रखना, क्या याद रखना है? 45 डेज। ठीक है मुस्कान, 1.5 महीना याद तो नहीं रखेगी ना? अगली बार पता चला 1.5 बोल रहे। 45 डेज क्लियर है? पक्का? तो जनरल अगर मैं प्रोसेस बोलूं तो जनरल प्रोसेस ये है। जनरल प्रोसेस क्या है बच्चा? ये है। ये एक स्पेसिफिक थी। इन्होंने कहा लिस्टिंग डीलिस्टिंग से कुछ नहीं हो तो 15 दिन में जाओ, बाकी सब सेम है।
क्योंकि बच्चा लिस्ट होने वाली बात है ना, लिस्ट होने में लेट हो जाएगा तो पैसे में भी तो दिक्कत आ जाएगी। याद करो पैसा रिफंड करना पड़ रहा था कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। भैया डिलिस्ट हम लिस्ट हुए ही नहीं, 8 दिन के अंदर पैसा वापस करो। फिर भैया थोड़ा सा लेट हो गई तो 15% के इंटरेस्ट के साथ। इन्होंने कहा भैया इसमें तो थोड़ा सा जल्दी जाइए। कितनी जल्दी जाइए? 15 दिन। लेकिन बाकी टाइम, बाकी केसेस के लिए उन्होंने कहा हमने आपको प्रॉपर टाइम दिया है, सेट के पास 45 डेज के अंदर जाइए। क्लैरिटी है? बिल्कुल है, एक्सटेंशन है, सफिशिएंट कॉज होगा तो एक्सटेंशन है। ठीक है, गेस करो कितना होगा बच्चा? 45 45 60 60, ये बात याद रखना। सेट के पास गए 45 डेज के अंदर, सफिशिएंट कॉज होगा तो और 45 डेज। सुप्रीम कोर्ट के पास गए 60 डेज के अंदर, सफिशिएंट कॉज होगा तो और 60 डेज। तो 45 45 याद रहेगा, 60 60। लेकिन अगर लिस्टिंग डिलिस्टिंग का केस आएगा तो 15 दिन या फिर 1 महीना। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि सफिशिएंट कॉज है तो हमने थोड़ा टाइम दे दिया आपको, नहीं तो 15 ही देते। क्लियर है? चलिए अब बच्चा रीड करवा रही हूँ, सब समझ में आ गया आपको। एनी पर्सन अग्रीव, कोई भी पर्सन हो सकता है। किससे बच्चा? बाय द ऑर्डर। किसके ऑर्डर से? कुछ नहीं है, या तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर से, या तो बच्चा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से, या फिर सेबी से। पहली 2 लाइन समझ में आ गई। प्रिफर करेगा अपील, कहां पे जाएगा? सेट के पास। पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से कुछ नहीं हो, सेट के पास जाएंगे। कितने दिन के अंदर? विद इन 45 डेज। 45 डेज कहां से काउंट करेंगे? जब भी ऑर्डर आए, या तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने दिया, या फिर सेबी ने, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। क्लियर है बच्चा? तो अंदर मैंने मार्क नहीं किया। सेट क्या करेगा? एंटरटेन करेगा अपील आफ्टर द एक्सपायरी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। इन्होंने कहा 45 डेज अगर खत्म हो जाएंगे तो अगर सफिशिएंट कॉज होगा, सफिशिएंट कॉज होगा, नॉट फाइलिंग विद इन दैट पीरियड, तो आपको मिल जाएगा। कितने का मिलता है बच्चा? 45 डेज का ही मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया बच्चा। सैड, सैड बच्चा बातें सुनेगा, बातें सुनेगा, दोनों को एक मौका देगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा, दोनों की बातें सुनेगा ना। सुनने के बाद बच्चा वो ऑर्डर पास करेगा। कैसा ऑर्डर पास करेगा? या तो कंफर्म करेगा, मतलब क्या कंफर्म क्या होगा? जो भी शिकायत लेकर आए कि भैया इसने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया, शिकायत तो हो सकती है ना सर्टिफिकेट की भी, इसने सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसने कहा कंफर्म करो कि इनको सर्टिफिकेट इश्यू करो। या फिर क्या करेगा बच्चा? जो भी आप चाहते हो, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। कंफर्म मतलब जो भी मैं डिमांड कर रही हूं, स्टॉक एक्सचेंज ने मेरे साथ ऐसा किया, जो मैं डिमांड कर रही हूं मुझे वो चीज मिल जाएगी। दैट वाज कंफर्म, जो मांग रहे हो वो मिल जाएगा। दूसरा क्या लिखा है? थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। आप 20 लाख मांग रहे हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके 15-10 लाख दिया जाएगा। ठीक है, या फिर बच्चा सेट असाइड, जो ऑर्डर पास किया गया था उसे एकदम साइड कर दिया जाएगा और बिल्कुल फ्रेश तरीके से मैटर से डील किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3 चीजें। पहला क्या? कंफर्म, जो भी डिमांड कर रहे हो मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तीसरा क्या? सेट असाइड। ये कौन दे रहा है? सेट दे रहा है ना, सेट के पास गए ना पहली बार तो। चलो, सेट क्या करेगा? ऑर्डर पास करने के बाद उसकी कॉपी दोनों पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट, रिटर्न फॉर्म में आपको एक कॉपी मिल जाएगी ऑर्डर की। क्लियर है? ताकि जब आप अपील करने जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास तो क्या ओरली बताओगे कि सेट ने क्या क्या बोला? एक कॉपी होती है। जब आप सेट के पास भी आए थे, वापस वापस वापस, जब आप सेट के पास आए थे तो ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने रिटर्न में दिया होगा कुछ ना कुछ, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने रिटर्न में दिया होगा कुछ ना कुछ, सेबी ने रिटर्न में। ये रिटर्न लेटर ही सेट के पास जाते हो, सेट से कुछ नहीं हो तो उसका रिटर्न लेटर ही सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हो। मतलब सारी चीजें रिटर्न में होती है, ये बात याद रखना। ठीक, चलिए वापस क्या बोलता है? पार्टीज को दे दिया जाएगा, लेकिन सेट को ट्राई करना है जल्दी से जल्दी मैटर सॉल्व करने का। कितना टाइम दिया है? 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। हम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? टाइम लगता है। सेट आया ही क्यों है? मैटर को जल्दी डिसॉल्व करने के लिए, स्पीडी डिस्पोजल। तो बच्चा सेट को कितना टाइम दिया भैया? 6 महीने से ज्यादा टाइम मत लगाना। अगर लगा दिया तो सेट के लिए भी अलग से पेनल्टी होता है ऐसा बच्चा। ठीक है, सेट के लिए भी अलग से रूल्स रेगुलेशन, भैया जल्दी मैटर सॉल्व करिए, नहीं तो भैया सेट में भी बैठे लोग बेकारी काटेंगे। ठीक है, तो उनके लिए अलग से पेनल्टी है। सेट को बोला भाई जल्दी से जल्दी मैटर सॉल्व करो। कितना? 6 महीने। क्लियर है? चलिए बाकी कुछ नहीं, यही सारी बातें लिखी है कि रूल्स रेगुलेशन, सेट के अलग से रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, उसमें डिटेलिंग में लिखा है सेट नहीं मानेगा, 6 महीने से 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया, साल एक्स्ट्रा हो गया, तो उनके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? वापस हेडिंग क्या थी? अपील टू कौन जा रहा है? एनी पर्सन अग्रीड। अग्रीड मतलब प्रताड़ित है, परेशान है। किससे परेशान है? 3 लोगों से, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर सेबी। कहां जा रहे हैं? सेट के पास। कितने दिनों में?
सफिशिएंट कॉज मिल सकता है, हाँ ठीक है 45 डेज का, या तो वो दोनों की बातें सुनने के बाद कंफर्म करेंगे या फिर मॉडिफाई या फिर सेट असाइड। मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, कितना टाइम है, मैक्सिमम 6 महीने, उससे एक ज्यादा नहीं, कर लिया तो उनकी अलग पेनल्टीज। चलिए बच्चा, यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर, समझ में आया? 15 दिन किसको लेकर थे, ये बात याद रहेगी। यहां पर अगर जनरल सेट की प्रोसेस पूछी तो बच्चा ये जनरल है, वो स्पेसिफिक थी, उन्होंने कहा डी लिस्टिंग वाले या लिस्टिंग वाले ऑर्डर से कुछ नहीं हो तो आना है यहाँ, अदरवाइज जनरली सारी बातों के लिए यहाँ आएंगे। क्लैरिटी, पक्का पक्का, मार्क हो गया। बच्चा ये ना आपकी बुक में दिख रहा है, सेम चीजें लिखी लेकिन थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन के साथ। वो मोटा सा पैराग्राफ था, क्या लिखा है, पर्सन अग्रीव स्टॉक एक्सचेंज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेबी अपील टू सेट, कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर एक्सटेंशन मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दो, वो कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेट असाइड करेगा। सेट क्या करेगा, सबको एक एक कॉपी सेंड करेगा, और सेट को जल्दी जल्दी मैटर सॉल्व करना है, कितने टाइम के अंदर, 6 महीने। सेम बातें लिखी थी लेकिन बस बेटर प्रेजेंटेशन के साथ। आपका इंस्टीट्यूट बहुत बोरिंग तरीके से मॉड्यूल बनाता है, ठीक है, लेकिन ट्राई कर रहा है वो इस तरीके से कि मैं थोड़ा इंप्रूव करूं, है ना, लेकिन बहुत कम जगह ही वो ये कर पाया है, ठीक है। मे बी बदल बदल के वो ठीक कर देगा एक दिन, ठीक। चलिए तब तक तुम लोग सेल्स बन जाओ। अरे हम भी ऐसे बने ना, क्या ही करें, तब तो और बोरिंग था। ये दिख रहा है ना तुम्हें बीच बीच में 10 पेज में एक पेज ऐसा दिख जाएगा तुमको, हमको तो वो भी नहीं दिखता था, पूरा ऐसा पैराग्राफ दिखता था, पैराग्राफ खतरनाक वाला, पढ़ो पढ़ो उसी के अंदर ढूंढो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ नहीं आता था जब तक टीचर कोई हेल्प ना करे, ठीक है। कम से कम मैं तुम्हें ये तो बता रही हूँ ना कि भैया ये मत पढ़ो, ये सब वेस्ट है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, बढ़ो आगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, क्या होता है ऑफेंसेस, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश नहीं हिंदी, हाँ जुल्म, अपराध बोलो यार, बोला था, अरे इतनी पास रह के सुना नहीं। चलो ऑफेंस मतलब अपराध, है ना, ऑफेंस मतलब ऑफेंस होता है, आ जाए बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, अभी सेक्शंस में नहीं जाने का, आ जाओ। इन्होंने बोला एनी पर्सन क्या करता है, कॉन्ट्रवेंट, कॉन्ट्रवेंट करता है मतलब ब्रेक, क्या ब्रेक कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन। कौन से रूल्स रेगुलेशन, सेक्रा के, चैप्टर कौन सा चल रहा है, सेक्रा, मतलब सेक्रा के रूल्स रेगुलेशन को ब्रीच करता है। अगर कोई भी पर्सन या तो क्या करता है, कॉन्ट्रवेंट कर दिया, रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर दिया, या फिर ट्राई कर रहा है। कॉन्ट्रवेंट कर रहा है मतलब ट्राई किया, सक्सेसफुल हो गया, और ये क्या कह रहा है, अटेम्प्ट, एक होता है ना मर्डर, एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, तो बस एक। नेक्स्ट बोल रहा है अबेट, सामने वाले को एनकरेज कर रहे हैं, एक होता है मर्डर, एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, और एक होता है एनकरेज करना, भाई तू सुसाइड कर ले कर ले, हम मारना चाहते हैं मार नहीं पा रहे, उसको एनकरेज कर रहे, पूजा यार तू जिंदगी में जीकर करेगा क्या, है ना, ये 3 चीजें। कॉन्ट्रवेंट, दूसरा ये अपूर्व, अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रवेंट, या फिर अबेट मतलब एनकरेज, एनकरेज मतलब खुद नहीं तोड़ रहे हैं, सामने वाले को उकसा रहे, भैया तू तोड़ ना, तू तोड़ क्योंकि तू फंसेगा, लेकिन उसने कहा कि भैया तुम थे एनकरेज करने वाले, ए चलो उकसाऊंगी किसी को, ठीक है। क्या ये 3 वर्ड समझ में आए, बार बार आएंगे, पहला नहीं आए, कॉन्ट्रवेंट, एक रूल रेगुलेशन फॉलो करना था, आपने फॉलो नहीं किया तो आपने रूल्स को ब्रीच किया। पहले क्या बोल रहा है, ब्रीच किया, खुद किया। दूसरा क्या बोल रहा है, खुद ट्राई किया या फिर किसी और को बोला। एक होता है कानून हाथ में लेना, कॉन्ट्रवेंट मतलब कानून को हाथ में लिया बच्चा। दूसरा है क्या भाई, तेरी अलग मंडली चलती रहती है वहां पर, है ना, वो बेचारे वो अनिकेत तो बिल्कुल अलग हो गया तेरे से, मत सुनना इसकी, क्यों रे तानिया और वर्तिका, समझा दूं मैं टीचर हूं, मैं समझाऊं पक्का, बस बस, है ना, इनसिक्योर हो रही हूँ मैं अपूर्व से, समझाता जाएगा नहीं तो। चला सुनो, कॉन्ट्रवेंट मतलब क्या, रूल्स रेगुलेशन तोड़ा, है ना, तू भी मेरा फेवरेट बच्चा है ना, नालायक बच्चा है, इधर। अटेम्प्ट करना बच्चा समझ में आया, और अबेट करना मतलब मुझे कानून तोड़ना है लेकिन मैं नहीं तोड़ रही, क्या कर रही बच्चा, सामने वाले को बोल रही। फॉर एग्जाम्पल बच्चा डायरेक्टर, आपकी कंपनी का डायरेक्टर सीएस को बोलेगा कानून तोड़ो, तोड़ाना वो चाहता है लेकिन सीएस से रिक्वेस्ट करेगा कि भैया कानून तोड़ो, तो फंस जाएगा कौन, डायरेक्टर ने एनकरेज किया। क्या ये बात समझ में आई, आ जाओ। इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रवेन अटेम्प्ट एंड अबेट ऑफ दिस एक्ट, एक्ट कौन सा चल रहा है, दिस एक्ट सेक्रा, इन्होंने बोले इसके रूल्स भी है। अभी बच्चा, अभी इस चैप्टर में आप एक्ट भी पढ़ोगे और रूल्स, एक्ट खत्म हो जाएगा फिर रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है।
इन्होंने कहा या तो एक्ट फॉलो नहीं किया, या तो बताए हुए रूल्स फॉलो नहीं किए, या फिर रेगुलेशंस, या फिर बायलॉस। क्या होते हैं बायलॉस? मेमोरेंडम रहते थे, और अदर डॉक्यूमेंट्स किसके? स्टॉक एक्सचेंज के खुद के होते थे बायलॉस, ठीक है, वो फॉलो नहीं किया। तो उन्होंने बोला नो पनिशमेंट प्रोवाइडेड। क्या बोलते हैं नो पनिशमेंट? अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्होंने कहा अगर आपने कुछ भी रूल तोड़े, उसको लेकर अगर कहीं भी कोई पनिशमेंट नहीं दी है, तो हम आपको पनिशमेंट अलग से बताएंगे। वो पनिशमेंट क्या है? सेम, कुछ याद करो, एक कॉमन पनिशमेंट। एक होती है पेनल्टी, एक होता है पनिशमेंट। हमने जनरल पेनल्टी, वेरी गुड, 25 करोड़, वेरी गुड, या फिर बोथ, भूल गए, याद है? चलो दिखाती हूँ मैं पहले आप लोग को, पहले स्क्रीन में है ना पहुंचाऊं तुम लोग को। अरे बोलना बेटा, अरे ये बोल रही थी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चा, ये पढ़ा था हमने, ये सारी चीजें पढ़ी थी। पूरी लिस्ट पढ़ने के बाद मैंने कहा था देखो पेनल्टी अलग है और पनिशमेंट अलग, बोला था ना, पेनल्टी अलग है और पनिशमेंट अलग। याद आया? पेनल्टी कौन बता रहा है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेबी, जो भी बोलेगा। ये पेनल्टी की लिस्ट थी, ये सारी की सारी क्या थी? पेनल्टी की लिस्ट। यहाँ पे एक जनरल पेनल्टी थी, कहां थी जनरल पेनल्टी? सबसे लास्ट क्या थी? रीड करो। अगर इस प्रोविजन में दिस एक्ट या फिर रूल्स या फिर बायलॉज, आर्टिकल, बच्चा रेगुलेशन, सेम बातें लिखी हैं। इन्होंने कहा जनरल पेनल्टी है, ये क्या? जनरल पेनल्टी, और वो जनरल पनिशमेंट है। वापस वापस वापस, पेनल्टी अलग है, पनिशमेंट अलग है। पेनल्टी मतलब आपको अमाउंट के फॉर्म में लगेगी, और पनिशमेंट मतलब जेल की हवा भी खानी पड़ जाएगी। इन्होंने कहा ये जनरल पेनल्टी है, ये क्या है बच्चा? जनरल पेनल्टी है। और अब मैं क्या बता रही हूँ? जनरल पनिशमेंट। क्या बता रही हूँ? जनरल पनिशमेंट। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पर सेम यही है, कुछ अलग नहीं है। क्या पनिशमेंट थी? जेल की सजा कब तक की? 10 साल तक की, और फाइन या फिर दोनों का मिक्स। अब बच्चा, आपका केस अगर सेट के पास जा रहा है, सेट 3 फैक्टर को कंसीडर करेगा जब आपको पनिशमेंट देगा। क्या क्या? अनफेयर गेन, अमाउंट ऑफ लॉस और रिपीटेड। तो ये इन तीनों में से उसकी मर्जी, उसको क्या लगाना है? उसे लग रहा है नहीं भैया बस फाइन से काम चल जाए, तो फाइन, मतलब पेनल्टी भी लगेगी अलग और फाइन भी अलग। या फिर उसे लग रहा है नहीं आपने बहुत सीवियर किया है, बहुत सीवियर काम किया, तो क्या मिलेगा बच्चा? जेल की सजा। फाइन नहीं लगाएगा, या फिर कहेगा बोथ, मैं दोनों का थोड़ा सा 10 लाख का आपसे 10 करोड़ का मांग लूंगा फाइन, या फिर बच्चा 5 साल की सजा। वो उसकी मर्जी, आपके केस को देखकर। हर केस अलग होता है, जज ही डिसाइड करेगा, जज को पावर दी। क्या ये बात समझ में आई? तो जनरल, आती हूं वापस बच्चा, जनरल पनिशमेंट। वापस वापस वापस, हम पढ़ क्या रहे? हेडिंग क्या थी? क्या कॉन्ट्रावेंट? ऑफेंसेस। इन्होंने कहा इस एक्ट में कुछ भी कॉन्ट्रावेंट किया, अटेम्प्ट किया, अबेट किया, इस एक्ट में रूल्स में, रेगुलेशन, बायलॉज, जिसको लेके अलग से पनिशमेंट नहीं दी है, तो फिर हमने एक आपको जनरल पनिशमेंट दे दी। सेम वही है, 10 साल तक की जेल, फाइन कितने तक का? 25 करोड़ का, या फिर दोनों का बोथ। सेम है, ये जनरल पनिशमेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंचू। अब बच्चा, पर्सन फेल टू पे पेनल्टी, पेनल्टी अलग है और ये अलग है पनिशमेंट। पेनल्टी देने में फेल हो गया, तो इन्होंने क्या बोला? एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर से भी बच्चा को उसने पेनल्टी नहीं दी, या फिर फेल टू कंप्लाई डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर, ही विल बी पनिशेबल। तो उसने कहा भैया पेनल्टी नहीं देगी तो फिर ये पनिशमेंट लगेगी। क्या ये बात समझ में आई? वापस, पेनल्टी अलग है, पनिशमेंट अलग, बोलो हाँ पक्का? पेनल्टी अलग है, पनिशमेंट अलग है। इन्होंने कहा पेनल्टी तो देनी है, पनिशमेंट की नौबत कब आती है? जब आप पेनल्टी ना पे करो। मतलब पेनल्टी ना पे करो तो और भी रास्ते हैं ना, याद करो। पेनल्टी नहीं पे करोगे तो रिकवरी ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाता है। रिकवरी ऑफिसर को क्या बोलेंगे? घर में जाओ चेक करो, तो पता चला घर में कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी थी नहीं। फिर हमने देखा भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो घर भी उसका नहीं था, बैंक अकाउंट खाली है, रिकवरी के तरीके थे ना। पेनल्टी पे नहीं करी तो वो या तो क्या करवाएगा? रिकवरी। रिकवरी करके भी उसकी पेनल्टी नहीं पूरी हो पाई तो वो क्या करेगा? पनिशमेंट देगा। क्या देगा? पनिशमेंट। मतलब जरूरी नहीं है सब पे सारे केसेस एप्लीकेबल हो। पेनल्टी मुझ पे लगाई, मैंने पूरी पेनल्टी पे कर दी, फ्री हो गई। आरुष पे पेनल्टी लगाई, इसने कहा कि भैया मैं नहीं दे पा रहा, तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के रिकवर कर लिया, ठीक है। अभिषेक पे पेनल्टी लगाई, इसने बोला पेनल्टी पे नहीं करूंगा, और मेरे घर पे कुछ इसने छोड़ा भी नहीं, सब इसने बेच खाया,
और किसी ने आइडेंटिफाई भी नहीं किया, बच्चा हो जाता है। बहुत लोग ऐसे करते कि अपनी प्रॉपर्टी किसी किसी के नाम कर दी, बहुत लंबी प्लानिंग थी, पकड़ ही नहीं पाया कोई, तो इन्होंने क्या कहा कि भैया अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगेगी इम्प्रिजमेंट। कितने बच्चा, 1 महीने से स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम कितनी, 1 महीने, मिनिमम कितनी, 1 महीना, और मैक्सिमम कितना, 10 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। या फिर बच्चा फाइन वही 25 करोड़ या फिर बोथ, दोनों की ऊपर और नीचे वाली पनिशमेंट में डिफरेंस क्या है बच्चा, उसमें मिनिमम नहीं दिया था, ऊपर वाले पैराग्राफ में मिनिमम नहीं दिया है, डायरेक्ट मैक्सिमम। मतलब मिनिमम क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मिनिमम 1 दिन भी हो सकता है। मैंने आपको जेल में डाला मिनिमम 1 दिन के लिए, मैक्सिमम कितने के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन उन्होंने कहा अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी तो मिनिमम क्या क्या है, 1 साल की तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही कि गोल गोल घूम गए? हाँ एक मिनट, अपूर्व क्या बोल रहे हैं? हाँ बस अमाउंट, फाइन जेल बोथ, एक्स्ट्रा होता है, ये आप पे एक्स्ट्रा दबाव दिया जाता है। तो जेल की फिर चक्की, मुझे बताओ जेल में चक्की क्यों पिसवाई जाती है? पैसे मिलेंगे। आपका जो 25 करोड़ का फाइन है ना, वो चक्की पीस पीस के सोचो कितने सालों तक चक्की पीसना होगा। ठीक है, पत्थर तोड़ने वाला काम देखा है, मूवीज में देखा है, ऐसे थोड़ी ना देखा होगा, देखा है क्या ऐसे है? तो पत्थर तोड़ते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं उनको, शायद मैं आपको बता चुकी हूँ क्या, या फिर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कोविड था तो मास्क हमारे जबलपुर के जेल में मास्क बनाए गए थे, अच्छे खासे करोड़ों में पैसे मिले थे जेल के उन कैदियों को। आधा पैसा सरकार को गया क्योंकि जेल तो भैया सरकार की है ना, और आधा पैसा उनको मिला। क्या उनके हाथ में दे दिया होगा? उनके अकाउंट में डाला है, जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेंगे वो यूज करेंगे या उनकी फैमिली वाले यूज करेंगे। तो कमाई होती है, या तो पैसा दे दो ज्यादा ज्यादा, या फिर जेल में चक्की या फिर अदर एक्टिविटी, चक्की बोला जाता है लेकिन बहुत सारे काम करवाए जाते हैं जिसके लिए एक अर्निंग होती है। ठीक है, वो तो मुहावरा रहता है ना चक्की पीसने, क्योंकि पहले मशीनें नहीं हुआ करती थी तो लगता था ये कैदी जेल में बैठे बैठे क्या करेंगे, चक्की पीसो। ठीक है, तो वो सिस्टम था, लेकिन आज के टाइम पे वो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट वाले काम भी सीखते हैं वहां पर। ठीक है, चलो डाउट क्लियर हुआ? पहले बता, भूल गया। उन्होंने कहा कि हम आपको ज्यादा सीवियर काम है ना तो पेनल्टी भी लगेगी प्लस फाइन भी लगेगा, हम ज्यादा आपको प्रेशर देंगे, दोनों लगेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है। अभिषेक सीज कर दिया, बची बुची है ना, तो अगर नहीं हो पाता रिकवर, क्योंकि जरूरी नहीं है पूरा रिकवर हो जाए, बचेगा तो जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। बच्चा फाइन तभी लगाया जाएगा ना तो सामने वाला दे पाएगा। तो जज ये सारी चीजें कंसिडर करता है, जज के पास ये 3 ऑप्शन है, जज को जैसा ठीक लगे। सामने वाला का फाइन देने की कुबत रखता है तो फाइन, सलमान खान को तो फाइन ही लगता रहता है ना, कभी कभार जेल जाता है, अदरवाइज क्या देता है, फाइन देके छूट जाता है, गरीब ही जाएगा अंदर, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि वो फाइन नहीं दे पाएगा तो वो सड़ा रहेगा अंदर, अमीर पैसे देके निकल जाएगा। तो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन किसके पास है? जज के पास। सलमान खान के पास नहीं है, अरे भाई फाइन लगा दो मैं दे दूंगा, नहीं, उनको लगता है फाइन लाई काम है तो लगाया जाता है, अदरवाइज। क्लियर है बच्चा? चल नहीं, अलग अलग मतलब कि ये अलग पेनल्टी है, दोनों को 10-10 करके 20 नहीं करेंगे, या तो आपको ये लगेगी या तो आपको ये वाली लगेगी। ठीक है, 10-10 करके 20 नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना करने का। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग चले, क्या लिखा है ऊपर? लिखो सेटलमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिशन? कंपाउंड करना, मिक्स करना। वेरी गुड। चलो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे उस हेडिंग में। बच्चा मैंने ना बहुत सारे ऑफेंसेस किए, एक में मुझे ना 10 लाख का फाइन लगा है। एक ऑफेंस किया है मैंने जिसमें मुझे कितने का फाइन लगा है बच्चा? 10 लाख का। सेकेंड ऑफेंस में मुझे लगा है 5 लाख का। थर्ड ऑफेंस में मुझे लगा है बच्चा 12 लाख का। बस ना, ज्यादा हो गया कितना नहीं दे पाएंगे ना, मैं कहूँगी यार जेल में डाल दो यार। ठीक है, चलो 10 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 12 हो गया, ऐड करो कितना हुआ? कितना हो गया? 5, 6, 7,
1 2 3 30 हुआ ना ये तो, नहीं सॉरी 27, चलो 27 लाख हुआ बच्चा। समझना हम क्या कह रहे हैं कि भैया इतने सारे ऑफेंस है, थोड़ा क्या कर दो, कंपाउंड कर दो, दोनों को दोनों तीनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो, थोड़ा सा सेटलमेंट कर दो, लमसम है ना, डिस्काउंट समझते हो, लमसम डिस्काउंट, कि थोड़ा सा सेटलमेंट कर दो भैया, 27 की जगह 25 कर दो, ठीक है, कुछ राउंड है ना, ऐसा अपन दुकानदार से मांगते। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन का मतलब वही वाला सेटलमेंट है, लेकिन उन्होंने बोला ये कॉम्पोजिशन बच्चा किस में मिलेगा, किस में मिलेगा, जब आपने क्राइम बहुत खतरनाक किया होगा तब तुम्हें लगता है छूट मिलेगी। छूट किस में मिलेगी, जब आप थोड़ा सा लाइट, वेरी गुड, थोड़ा सा लाइट नेचर का काम करोगे। समझना अब जज के पास बच्चा क्या ऑप्शन है, या तो क्या डाले, जेल में डाले, या तो कहां डाले, फाइन कर दे, या फिर क्या करे बच्चा, बोथ, दो ऑप्शन है पक्का। मुझे बताओ फाइन वाली पनिशमेंट किसको मिलती होगी, तो थोड़ा सा कम गलत काम करेगा, जो ज्यादा गलत काम करेगा उसे इम्प्रिजमेंट। बच्चा अब जितनी भी पनिशमेंट्स होती है ना उनका एक पैटर्न होता है, आप नोटिस करना, लिखा होता है या तो इम्प्रिजमेंट और, या फिर क्या लिखता है बच्चा, फाइन और, या फिर बच्चा बोथ। मतलब जज के सामने क्या है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन। मतलब अगर आपने लाइट नेचर का गलत काम किया है तो क्या वो आपको फाइन लगा सकता है, बाकी जेल वेल जाने की जरूरत नहीं है, बोथ भी नहीं। बच्चा दूसरा पनिशमेंट का पैटर्न होता है इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। मतलब ये एंड वर्ड यूज होता है, और एंड का बहुत बड़ा रोल है। और है तो मतलब क्या है, ऑप्शन है, या तो जज आपको जेल भेजे, या तो फाइन, या तो वो मिक्स। अगर आपने गलत, कम गलत काम किया है तो आपके पास फाइन लगेगा। क्लियर है। मैंने कहा एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। क्या जज के पास ऑप्शन है, जज के पास ऑप्शन नहीं है। मतलब आपने काम ही इतना गलत किया है जिसमें आपको जेल भी जाना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। कितना क्या देना पड़ेगा इसकी लिमिट होगी, लेकिन जहां एंड बोल दे तो जज के पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये ऑफेंस ही ज्यादा सीरियस नेचर का होगा, यस और नो। या फिर बच्चा फाइन ओनली, सबसे कम सीरियस नेचर का होगा, जज के पास ऑप्शन है फाइन है, मतलब जेल में जाने की तो भेज ही नहीं सकता वो आपको। तीन टाइप की ऐसी पनिशमेंट आपको आगे चलकर दिखेंगी। पहला पैटर्न समझ में आया, तीनों में और है। अगर आपने कम गलत काम किया है तो जज आपको क्या देगा, सबसे लीस्ट क्या है, सबसे लीस्ट क्या है, फाइन, क्योंकि बोथ में भी तो जेल जाना पड़ सकता है। सबसे सीरियस नेचर का गलत काम क्या होगा, इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, या फिर एक ऐसा हो सकता है ना, इम्प्रिजमेंट ओनली, है ना। मतलब ऑप्शन नहीं है, आपको कहां भेजना है, जेल ही भेजेगा, जेल ही भेजना, ये भी खतरनाक है। जेल या फिर फाइन, ये भी खतरनाक है क्योंकि जेल तो जाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, फाइन ओनली, सबसे कम बच्चा, कम आपको सजा मिल रही है। और इसमें भी क्या ये कम सजा ऑप्शन अवेलेबल है, पक्का। ये पैटर्न समझ में आए। अब मेरी बात समझना, मैं आपको क्या समझा रही हूँ बच्चा, हेडिंग क्या समझने वाले, कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कॉम्पोजिशन का मतलब समझ में आया, हम सेटलमेंट कर रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट किसका होगा, सीरियस नेचर ऑफेंस का नहीं, किसका होगा, लेस, लेस सीरियस। आ जाओ, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इज नॉट, इन्होंने बोला कॉम्पोजिशन मिलेगा, सेटलमेंट मिलेगा, लेस सीरियस वाली पनिशमेंट में। इन्होंने बोला नहीं मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, अगर पनिशमेंट क्या है बच्चा, इम्प्रिजमेंट ओनली, क्या आपको सेटलमेंट दिया जाएगा, नहीं, या फिर बच्चा विथ इम्प्रिजमेंट एंड ऑल्सो विथ फाइन। क्या ये बात समझ में आ रही है कि गोल गोल घूम गए, घूम गए, बोल दो हाँ। दो टाइप की पनिशमेंट दी है उन्होंने, ठीक है, दो टाइप की पनिशमेंट। कॉम्पोजिशन मतलब सेटलमेंट, उन ऑफेंसेस का सेटलमेंट होगा जिसमें खतरनाक पनिशमेंट नहीं है। अब खतरनाक पनिशमेंट किसमें, या तो उन्होंने क्या बोल दिया, ओनली इम्प्रिजमेंट, या फिर क्या बोल दिया, इम्प्रिजमेंट विथ ऑल्सो फाइन। मतलब मैंने आपको यहां जब बताया तो मैंने बताया ये बहुत सीरियस है और बच्चा ये बहुत सीरियस है। मतलब किसमें आपको मिल जाएंगी, अगर कहीं किसी पनिशमेंट में ये ऑप्शन दे रखा है, पहला वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन हो सकता है या फिर फाइन ओनली। यहाँ पे दो जगह कॉम्पोजिशन मिल सकता है और दो जगह कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। किन दोनों में नहीं मिलेगा, इम्प्रिजमेंट ओनली या फिर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। और किस में मिल सकता है, फाइन ओनली और जब ऑप्शन हो, जब ऑप्शन होगा या फिर फाइन ओनली, क्योंकि दोनों लेस है। समझ में आया, पक्का। क्या आप ये लैंग्वेज रीड कर पा रहे हो,
बताइए, ये मार्क कर लेना, ये गलती से छूट गया, ठीक है। रिज्वाइन मार्क करो, तब तक मैं रिज्वाइन करिए बच्चा। हाँ बच्चा, ऑन कर दो, ऑन ऑफ खेल लो बच्चा, कभी ऑन कभी ऑफ। बच्चा ये कंपाउंडिंग कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, सेट। यहां कोट है क्या, कहाँ है यार, यहाँ कोट कहाँ है, यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ के सारे केसेस कहाँ जाते हैं, सेट। पहले कोर्ट में जाया करते थे, तो अभी पुराना चला रहा है, एक टाइम बाद इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कोर्ट बस लिख दिया है। एक्चुअल में नॉर्मल जो ऑफेंसेस होते हैं, मैं सेट की बात नहीं करूँ, नॉर्मल कोर्ट में जो केसेस आते हैं उनकी भी कंपाउंडिंग होती है। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो उनका भी कुछ सेटलमेंट होता है। नॉर्मल केसेस की बात करूँ, कंपनी से रिलेटेड मैटर्स यहाँ जा रहे हैं, तो नॉर्मल कंपनी से रिलेटेड ऑफेंस की भी कंपाउंडिंग होती है। पर हमने जो क्राइम किया है, जो कोर्ट से हम डील करेंगे, हमारी भी कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे पावर किसके पास है, सेट के पास। क्लियर है बच्चा, पक्का बच्चों, बढ़ू आगे। ऑफेंस समझ में आ गया, कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। अब बच्चा कभी भी क्वेश्चन में सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं किया होगा, कंपोजिशन बोला होगा या फिर कंपाउंडिंग, कंपोजिशन या फिर कंपाउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, इंसान है क्या। इन्होंने बोला भैया कंपनी ने कॉन्ट्रावेन किया है, कॉन्ट्रावेन मतलब रूल्स रेगुलेशन ब्रेक किया, रूल्स फॉलो नहीं किया, ठीक है। आपने नहीं किया है, ये कह रहे आपकी कंपनी ने किया, आईटेक्स कंपनी ने किया। तो इन्होंने कहा चलो आईटेक्स कंपनी को जेल की सजा दे देंगे, मिलेगी क्या, इस पूरी बिल्डिंग को लेकर जाएंगे, तो बिल्डिंग भी आईटेक्स की भी नहीं है ना, गोयल सर की है। गोयल सर बोलेंगे अरे यार क्या कर दिया। एक्चुअली इन्होंने बोला अगर कंपनी का आर्टिफिशियल बॉडी है, वो रूल्स ब्रीच कर रही है, तो उसके पीछे के इंचार्ज होंगे कोई, है ना, कुछ याद है, कॉर्पोरेट व्हील एंड ऑल, है ना, सीएसईटी में भी पढ़ा था, फर्स्ट ग्रुप में भी पढ़ा था, ठीक है। चलो, इन शॉर्ट कंपनी का खुद का कोई दिमाग होता नहीं है, कंपनी का खुद का कोई दिमाग होता नहीं है, उसके पीछे वो जो नालायक डायरेक्टर होते हैं। क्या बस डायरेक्टर होते हैं कंपनी के पीछे, सीएस की भी तो एक अच्छी खासी पोजीशन होती है, सीएस भी नालायक है। अगर उसने ब्रेक रूल्स लॉज कौन फॉलो करा रहा है, सीएस, सीएस भी फंसेगा। आ जाओ, वेर अ कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड बाय अ कंपनी वॉज इंचार्ज, इंचार्ज कौन है, सीएस है, तो सीएस फंसेगा, डायरेक्टर तो डायरेक्टर फंसेगा, जो इंचार्ज है। जो भी इंचार्ज है बच्चा डीम टू बी गिल्टी, मान लिया जाएगा, कंपनी का खुद का दिमाग नहीं है, गिल्टी पर्सन वो बंदा है और उसको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब अगर जेल की सजा काटनी पड़ जाती है, अगर आपने सीवियर नेचर का गलत काम किया है, तो कंपनी नहीं जाएगी, कंपनी के बदले में वो इंचार्ज ऑफिसर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, हु इज इंचार्ज ढूंढेंगे अब, ठीक है। पहला पैराग्राफ समझ में आया, पहले बताओ, कंपनी का खुद का दिमाग है नहीं, उसके इंचार्ज ऑफिसर को ढूंढेंगे, उसी ने लॉ फॉलो नहीं करवाया, ठीक, तो मान लिया जाएगा वही पनिशेबल है, ठीक। बढ़ू आगे, सर्च पर्सन नॉट लाइबल। अब बच्चा मान लो सीएस तुम पे बात आ गई, किस पे बात आ गई, तुम लोग को बचाओगे नहीं क्या, अपने आप को बचाओ यार। पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, कंपनी का इंचार्ज ऑफिसर गया, ठीक है, कायदे से तुम चले गए, लेकिन अपने आप को बचाओ। इन्होंने बोला वो इंचार्ज ऑफिसर सीएस चाहे तो अपने आप को बचा सकता है, जरूरी नहीं सीएस हो, डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो इंचार्ज ऑफिसर अगर अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, प्रूफ करेगा। क्या प्रूफ करेगा, कॉन्ट्रावेंशन वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। कंपनी के नालायक दूसरे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने मेरी, है ना, पीठ पीछे, जब मैं ऑफिस से चला जाता था 7 बजे चला जाता था, ये लोग 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक बैठ कर जो मैंने काम किया है उसको बिगाड़ते थे। प्रूफ देना पड़ेगा बच्चा। आप कहोगे कि मैं जब आता था ऑफिस में, मैं फाइल मंगवाता था, इन एम्प्लॉइज ने मुझे यही फाइल दी, है ना बच्चा। वो कहेंगे अच्छा जी, आप उठकर चल के देख भी नहीं पाए। तो बच्चा आपको अपने लिए सही प्रूफ देना पड़ेगा कि भैया हमने अपनी तरफ से बेस्ट काम किया है, मुझसे चीजें छुपाई गई है, कंपनी के डायरेक्टर ने मुझसे चीजें छुपाई है। कायदे से आप डायरेक्टर से सारी इन्फॉर्मेशन लोगे ना, डायरेक्टर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो इसका प्रूफ रख लेना। अगर उसने दिया था और डायरेक्टर ने प्रूफ कर दे कि नहीं 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 ये झूठ बोल रहा है, ये तो हमने सारी चीजें दे दी, तो तुम लोग फंस गए।
इसीलिए बीइंग अ सीएस बच्चा अपने आप को अगर बचाए रखना है तो सारे प्रूफ अपने पास संभाल के रखेंगे। पहला पैराग्राफ समझ में आया? कंपनी का खुद का दिमाग नहीं है, इंचार्ज ऑफिसर को ढूंढेंगे, वो पर्सन लाइबल हो जाएगा, मान लिया जाएगा डीम्ड है। दूसरा पैराग्राफ, वो पर्सन अपने आप को बचा सकता है, पनिशमेंट नहीं लगेगी अगर वो प्रूफ दे दे कॉन्ट्रवेंशन जो कमिट हुआ है वो उसने नहीं किया है, उसकी नॉलेज के बिना हुआ है और उसने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस मतलब पूरी सावधानी से उसने काम किया था, पूरा केयर किया था उसने लॉस को फॉलो करवाने के लिए। तो बच्चा उसने बचाया था ताकि रूल्स ना टूटे। तो अगर ये दो चीजें प्रूफ कर दी, पहला क्या, विदाउट हिज नॉलेज, दूसरा उसने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, ड्यू डिलिजेंस किया, तब जाके ये हो गया, तो अब वो लाइबल नहीं होगा। समझ में आ गया दूसरा पैराग्राफ? लेकिन प्रूफ बच्चा, अब ये प्रूफ वाली बातें ना तो पुलिस को ही समझाना, ठीक है, क्योंकि आप ही को प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि मैंने तो मेल किया था, मैंने बोला था कि लॉ फॉलो नहीं। फॉर एग्जांपल आईपीओ आ रहा है, मान लो क्या आ रहा है बच्चा, आईपीओ लाने के पीछे आप ही लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप क्या कहोगे डायरेक्टर को, सुन डायरेक्टर लॉ फॉलो नहीं हुआ, आईपीओ नहीं ला सकता, ठीक है। आप घर गए, उसने रातों रात सारे काम करवा दिए और नेक्स्ट डे सुबह देखा कि आईपीओ तो आ ही गया। आपने मना किया था, आप अपने पास प्रूफ रखना कि मैंने उसे मेल किया था। ओरल बोल के आगे नहीं करना, क्या करना, मेल किया था, क्योंकि ओरल चीजों को क्या प्रूफ दोगे, आप बोलोगे 4 लोग के सामने कहते हो, 4 लोग तो डायरेक्टर के साथ मिल जाएंगे ना, सारे काम क्या करना, मेल, ये लॉ फॉलो नहीं हुआ है, मैं आईपीओ अभी सैंक्शन नहीं कर रहा, अभी आईपीओ नहीं हो सकता, मेल करना ताकि ये मेल दिखा सको, ताकि आप बच जाओ। आईपीओ गलत हो जाएगा, पूरे पैसे खा गया, कौन खा गया, डायरेक्टर खा गया, 8 दिन के अंदर देना चाहिए था ना पैसा, रिटर्न नहीं किया, ये सब अगर मैटर आगे बढ़ेगा तो सीएस अपने आप को बचा सकता है प्रूफ देकर। हाँ, रिकॉर्ड हो गया तो प्रूफ है ना, अगर रिकॉर्ड हो गया तो प्रूफ है, तो कोई टेंशन नहीं है। फोन पर रिकॉर्डिंग कर ली, फोन पे बोल रहे कि मत करो, जानबूझ के रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, कॉन्ट्रवेंशन। अगर हमें पता चला कंपनी ने जो ये कॉन्ट्रवेंशन किया है, ये प्रूफ मिल गया, क्या प्रूफ मिल गया, कंसर्न थी, किसकी कंसर्न थी, कन्वीनियंस, सब हाँ बोल रहे थे बच्चा, ग्रॉस नेग्लिजेंस या फिर लापरवाही थी। वापस जो भी लॉ ब्रीच हुआ है उसके लिए या तो कंसर्न दी गई थी, या तो कन्वीनियंस इजी तरीके से करवाया गया था, या फिर बच्चा लापरवाही की गई। किसने किया बच्चा, फंस गए, डायरेक्टर की कंसर्न थी या उसकी लापरवाही थी, मैनेजर की कंसर्न थी या फिर उसकी लापरवाही थी, उसी की, या फिर सेक्रेटरी कौन, कंपनी सेक्रेटरी की क्या थी बच्चा, कंसर्न थी, हाँ करो गलत काम करो, या फिर बच्चा उसकी लापरवाही, देखा ही नहीं, उसने कहा करो, दिखाने की जरूरत नहीं, सब सही होगा, चीजें देखनी चाहिए थी ना, नहीं देखा। अगर इस चीज का प्रूफ मिल गया कि उसने कंसर्न दी थी गलत काम करने के लिए, या फिर वो ठीक कर सकता था, उसकी लापरवाही थी, तो वो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर जो कोई भी इसमें फंसता है उन सबको बोल दिया भैया आप पनिशेबल हो जाओगे, आप लाइबल हो जाओगे। मतलब 3 पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में बोला कंपनी कॉन्ट्रवेंट करती है तो उसके लिए लाइबल उसका इंचार्ज ऑफिसर होगा। दूसरा पैराग्राफ, वो इंचार्ज ऑफिसर को प्रूव कर दे 2 चीजें, पहली चीज क्या, विदाउट हिज नॉलेज, उसके पीठ पीछे काम हो रहा था, दूसरा ड्यू डिलिजेंस, तो वो बच सकता है। तीसरा, ऑपोजिट प्रूफ मिल गया कि उसने कंसर्न दी थी इंचार्ज ऑफिसर ने, इंचार्ज ऑफिसर यही होंगे ना बच्चा, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर, प्रूफ मिल गया कि उसने कंसर्न दी थी या फिर उसने नेग्लिजेंसी, ग्रॉस नेग्लिजेंसी, बड़ी लापरवाही करी, तो बच्चा फिर वो दोबारा से लाइबल हो जाएगा। क्लैरिटी है? दिस सेक्शन शेल बी एडिशन नॉट, क्या लिखा है, डेरोगेशन, डेरोगेशन मतलब रिड्यूस होना, कम होना। ये जो सेक्शन है ये कह रहा है ये एडिशन है, पर्सनली लाइबल अलग होगा और कंपनी के लिए अलग लाइबल होगा, मतलब बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई? पर्सनली तो लाइबल हो गई, इन्होंने क्या बोला, कंपनी के बदले का भी तो डीम्ड माना जा रहा है, तो अभी तक जो कंपनी को अपने पॉकेट से निकाल कर देना था, कंपनी अपनी पॉकेट से निकाल कर नहीं देगी, अपने प्रॉफिट से निकाल कर नहीं देगी, ये पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा ये जो सेक्शन है एडिशन है, नॉट डेरोगेशन प्रोविजन ऑफ दिस, जो भी हमने पेनल्टीज लगाई वो सब भी, और ये और ऊपर से कंपनी की लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? पर्सनल लाइबिलिटी तो बनेगी और किसकी, कंपनी की लाइबिलिटी आपकी, ये डेरोगेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी की देना तो पर्सनली दे रहा है, ये एडिशन है, अपनी भी दो और कंपनी की भी। बात समझ में आई? बच्चे एक बात बता दूं, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे सिक्योरिटी लॉ, इसमें पनिशमेंट बहुत है, कंपनी लिस्टेड है ना, ज्यादा कंप्लायंसेस, ज्यादा लॉस, ज्यादा पेनल्टीज। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंपनी लॉ में फिर भी थोड़ी पनिशमेंट कम थी, और दूसरे और जो लॉज होते हैं उसमें और कम होती है बच्चा।
100 बहुत कम होती है बच्चा। बच्चा नॉर्मली जो हम कुछ गलत काम करते हैं ना, कंपनी को एक बार साइड छोड़ दो, नॉर्मल लाइफ में जो आप गलत काम करते हो उसकी पेनल्टी बहुत कम कम होती है। प्रॉपर्टी का कुछ गलत काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पेनल्टी बहुत कम होती है। लेकिन अगर कंपनी से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो और सिक्योरिटी से भी इन सबसे पाला पड़ता है तो ये लोग खतरनाक पेनल्टीज लगाते हैं। इसलिए कंप्लाइंसेस बच्चा फॉलो कौन करवाता है? आप लोगों को क्यों अपॉइंट किया गया? कंपनी को इतनी पेनल्टीज ना लगे, लेकिन आप तो अपने ही सर पे लेकर आ रहे हो सारी पेनल्टीज। यही हो रहा है ना, कंपनी से फॉलो करवानी थी, पर्सनली भी लाइबल हो गए और कंपनी की अलग ले ली क्योंकि आप थे इंचार्ज। बचाना है कंपनी को, ठीक है। लाखों करोड़ तो ऐसी पेनल्टी देती रहती है कंपनी। सोचो पेनल्टी इतना दे रही तो कमा कितना रही होगी, है ना। समझ में आया? पक्का? वापस स्टार्ट कहां से किया था? फ्रेश टॉपिक कहां से स्टार्ट किया था? पहले ये छोटा सा पॉइंट भूल मत जाना, पूरी पेनल्टी का पैसा कहां डिपॉजिट होता है? कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेट की अगर मैं बात करूं तो एक प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस। सेट के पास कितने दिन के अंदर जाना है? 45 डेज, ठीक है। खुश नहीं तो कितने दिन के अंदर? लेकिन सेट को बोला भैया मैटर को जल्दी सॉल्व करो, कितना? 6 महीने के अंदर। वेरी गुड। बच्चा ऑफेंस की बात हो रही है, इन्होंने क्या बोला? जनरल पनिशमेंट दी गई है, जनरल पनिशमेंट दी गई। इस पैराग्राफ में हमने जनरल पनिशमेंट पढ़ी, 10 साल तक की जेल, 25 करोड़ तक का फाइन या फिर बोझ। फिर उन्होंने आगे चलकर क्या बताया कि भैया देखो पेनल्टी नहीं पे कर पाए ना तो भैया पनिशमेंट, लेकिन पनिशमेंट में थोड़ा सा चेंज है। आपको क्या बोल दिया? 1 महीने तक की तो जेल मिनिमम जानी पड़ेगी। मतलब ऊपर बस लिखा था एक्सटेंशन सीधा 10, क्या मिनिमम बताया था? नहीं, बस ये चेंज है, बाकी कुछ नहीं। कंपोजिशन, कंपोजिशन किसमें मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा? फाइन ओनली में मिलेगा या फिर तीनों में ऑप्शन है तो मिलेगा? किसमें नहीं मिलेगा? ओनली इम्प्रिजमेंट में नहीं, या फिर इम्प्रिजमेंट विद फाइन में नहीं। वेरी गुड। कंपनी ने अगर कॉन्ट्रवेंशन किया है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? इंचार्ज। इंचार्ज बच सकता है अगर वो क्या प्रूव कर दे? विदाउट हिज नॉलेज और ड्यू डिलिजेंस। उसने अपना बेस्ट परफॉर्म किया था कॉन्ट्रवेंशन रोकने के लिए, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रवेंशन, ठीक है। लेकिन वो फंस जाएगा अगर प्रूफ क्या मिल गया कि उसकी कंसर्न थी या फिर उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंसी थी, तो वो फंस भी जाएगा इंचार्ज। समझ में आ गया? छोटी छोटी चीजें हैं बच्चा, एक दो कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ऑफेंस, सर्टेन ऑफेंस। क्या लिखा है? इस वर्ड का मीनिंग लिखो, सीरियस ऑफेंसेस। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉग्निजेबल मतलब सीरियस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया नॉन कॉग्निजेबल मतलब लेस, लेस सीरियस हो गए, ठीक है। अगर मैंने मर्डर कर दिया किसी का तो सीरियस है, बस चोरी करी है यार, ठीक है। तो इन शॉर्ट सीरियसनेस बच्चा ऑफेंस की होती है। इन्होंने बोला सर्टेन ऑफ, कुछ ऑफेंसेस क्या होते हैं बच्चा? कॉग्निजेबल, मतलब कुछ ऑफेंसेस क्या होते हैं? सीरियस। इन्होंने कहा एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 23। अब यार ये 23 में क्या है बच्चा? कुछ याद आ रहा है? 23 सारी पेनल्टीज। वेरी गुड। पूरी पेनल्टीज पड़ी थी, बॉक्सेस में पेनल्टीज पड़ी थी, थोड़ी ना हमें याद है वो। लेकिन 23A, 23B, C, D, E, F देखो ना पेनल्टी में, निकालो जल्दी बॉक्स। देखो 23 लिखा है ना। चलो आरुष, वेरी गुड। बच्चा इन्होंने कहा जितनी भी सेक्शन 23 में वो पेनल्टीज थी वो सब क्या है? वो सब क्या है? कॉग्निजेबल है। वो सब क्या है? सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है। प्लीज वो काम कर लेना, अदरवाइज आप सीरियस नेचर के ऑफेंस में फंस गए हो। डीम टू बी कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या ये बात समझ में आई? छोटा सा चिल्लर सा पॉइंट, खत्म। बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? मेरी बात अच्छे से समझना, अक्सर ये भी कंफ्यूजन होती है। एक होता है कॉग्निजेबल और क्या होता है? नहीं, ये वर्ड क्या लिखा है? कॉग्नेंस। इसका मतलब डील करना था, नॉर्मल लैंग्वेज को बोलते हैं डील करना, कॉग्नाइज करना। एक होता है कॉग्निजेबल, ये भी टर्म था, भूल गए तुम लोग, था ना। कॉग्निजेबल मतलब सीरियस ऑफेंस बच्चा, कॉग्नाइज मतलब डील करना। मैं इससे डील कर रही हूँ, या फिर मैंने एक लीगल वर्ड में बोल दिया मैं इसे कॉग्नाइज कर रही हूँ। बच्चा नॉर्मल भाषा में मैं डील कर रही हूँ, पुलिस इस केस से डील कर रहा है, ठीक है। या फिर मैंने क्या बोला? मैं इस केस से, इस केस को कॉग्नाइज कर रही हूँ, मतलब डील कर रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो, कॉग्नाइज ऑफ द ऑफेंस बाय द कोर्ट। कोर्ट डील करता है क्या? सेट के केसेस से। सिक्योरिटी सेबी के केसेस कहां जाते हैं? सेट के पास वापस। बच्चे ये रिपीट है, पहले दूसरे तरीके से लिखा था, अभी दूसरे तरीके। क्या सिविल कोर्ट के पास यहाँ के मैटर जाते हैं? कहां जाते हैं? सेट के पास। इन्होंने बोला यहाँ पे जितने भी ऑफेंसेस हैं, जहां पे जितने भी ऑफेंसेस हैं
उससे डील कौन करता है? इन्होंने कहा भैया कोर्ट तो नहीं करता है, सेट करेगा। नो कोर्ट टेक कॉग्नाइज, कॉग्नाइज मतलब डील, कॉग्नाइज मतलब डील। कॉग्निजेबल अलग है, कॉग्नाइज अलग है। कॉग्निजेबल मतलब सीरियस ऑफेंस और कॉग्नाइज मतलब डील। कोई कोर्ट डील नहीं करेगा एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के सारे मैटर सेट के पास जाएंगे। इस एक्ट में कुछ भी डीलिंग नहीं होगी कोर्ट से, ना ही रूल्स में, ना ही रेगुलेशन में, ना ही बायलॉ। दैट्स इट। चिल्लर सा पॉइंट था। बस आपको क्या याद रखना है बच्चा? कॉग्नाइज। अब एग्जाम में ना ये लीगल वर्ड्स यूज होते हैं, है ना, तो ये लीगल वर्ड्स है जिनको धीरे धीरे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ये टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ये बस मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ। हेडिंग सब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या लिखा है? स्पेशल कोड। बच्चा यहां सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगी, ठीक है? पक्का समझ में आया? तबीयत खराब है ना इसकी ज्यादा? चलो ऑनलाइन वाले बच्चों नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चा। बाय बाय।